हैं आप लोग। चलते हैं आज फिर से, जैसे पिछले वीडियो में हमने मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया था, 2025 का सवाल था। आज उसी प्रकार से फिर हम लोग 2025 का ही प्रीवियस ईयर का सवाल लाते हैं और वैसे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं वैसे सवाल पर हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला सवाल आपको दे रखा निर्देशांक ज्यामिति से, बोलता है कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री माइनस कॉमा 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने की बात कर रहा है। सिंपल सी बात ये कह रहा है, दो बिंदु के बीच की दूरी। हाँ जी, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, दूरी सूत्र जानेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट, ये आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। जैसे देखिए, दो बिंदु आपको दे रखा है, एक बिंदु है A, एक बिंदु A है और एक बिंदु आपका दे रखा है B। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ये दो बिंदुओं का, जैसे फर्स्ट बिंदु जो होता है इसका जो निर्देशांक होता है वो आपका होता है x1, y1 और दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है आपका x2, y2। इस प्रकार से दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने की बात कर रहा है। जैसे फर्स्ट में आपको दे रखा है, अगर हम इसको a लेट कर लेते हैं, अगर हम इसको a लेट कर लेते हैं तो इसका निर्देशांक दे रखा है 8 ये दे रखा है 8 sin 60 डिग्री कॉमा 0 और b का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, निर्देशांक जो दे रखा है 0,8 cos 60 डिग्री। चलिए ठीक है, अब इसमें ये जो हो जाएगा फर्स्ट वाला जो हो जाएगा सेक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y1। इधर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2। बस इसी को हम वैल्यू को पुट कर लेंगे सर, निकल जाएगा। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है x2, x2 कितना दे रखा है 0 माइनस, फिर क्या बोलता है x1, x1 का वैल्यू कितना है? ये आपका है 8 sin 60 डिग्री और दोनों का क्या कहता है? होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं। y2 दे रखा है, y2 कितना है? y2 कितना है? तो y2 आपका दे रखा है 8 cos 60 डिग्री माइनस, फिर कितना दे रखा है? फॉर्मूला में क्या था? y1, y1 का वैल्यू कितना है? 0, 0 रखेंगे, दोनों का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, इस 0 का तो कोई महत्व रहेगा ही नहीं, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में 0 समाप्त हो जाता है, ऐसे भी 0 समाप्त है। बच गया 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, साइन का स्क्वायर कीजिएगा तब हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये 60 डिग्री जो कहते हो। अब बच्चे आप सवाल करेंगे कि सर यहां पर साइन 60 डिग्री है तो क्या 60 डिग्री का स्क्वायर नहीं होता है? नहीं सर, एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता है, कोण का स्क्वायर कभी नहीं होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर और 60 डिग्री जो का। चलिए ठीक है, ये दोनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन्स दिखाई दे रहे होंगे। यहां भी 64 है, यहां भी 64 है। अगर हम 64 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और ये बचेगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब जानते हैं कि 64 जो कहते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपका ये है। सिंपल से कहने का मतलब था कि एक जो क्वेश्चन है वह निर्देशांक ज्यामिति से डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए तय रहेगा एग्जाम में, ये कंफर्म है, नोट कर लीजिए आप, रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। जैसे नीचे भी देखिए, आपको फिर एक सवाल दे रखा है। क्या सवाल दे रखा है? सवाल नंबर सेकंड पर ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर सेकंड पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि, आप याद रखिए, कह रहा है कि यदि O 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के x और y हो, ठीक है, निर्देशांक x y हो,
तो OQ का वैल्यू क्या होगा, OP का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल है, मूल बिंदु ऑलरेडी 0 दे रखा है, जैसे बिना डायग्राम के समझ में नहीं आएगा। आप इस प्रकार से सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होता है x, ये आपका होता है x डैश, ये आपका होता है y, ये आपका होता है y डैश। आप ये सेंटर है, ये मूल बिंदु है, इसको O माना है, ठीक है। और इस बिंदु से एक बाहर में बिंदु लिया है और उसका मान नाम दे दिया है P। P का जो वैल्यू है वो दे रखा है x, y, और इसका जो निर्देशांक है वो दे रखा है 0, 0। और यही बोला है, क्या पूछा है कि O से P की दूरी क्या होने वाली है, O से P की दूरी क्या होने वाली है? कुछ नहीं, जब एक बिंदु जो है मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु 0 है, तो जो बिंदुएं दिए रहते हैं, अगर मान लिया जाए कि इस जगह पे, अगर इस जगह पे 4,6 रहता, सवाल को ऐसे भी चेंज कर सकता है। अगर वहां पर x, y ना देकर के 4,6 रहता, आंसर क्या हो जाता? कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करना है। 4 चौके 16 और 6 6 36, ये आपका आंसर हो जाता। इसमें क्या हो जाएगा? अंडर रूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जो बिंदु है वह मूल बिंदु पर है और मूल बिंदु का मान होता है 0, 0। तो 0 तो का अगर डिस्टेंस फार्मूला भी लगाते x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 0 रखते तो उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ये सवाल याद रखिएगा कि डिस्टेंस से आपको एक नंबर तय है, चाहे जो हो जाए, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे देखिए, कहता है कि y अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी। हमने क्या बोला था उस दिन? हमने उस दिन क्या बोला था? हमने बोला था कि x अक्ष से पूछेगा तो y वाला आंसर हो जाएगा, y अक्ष से पूछेगा तो x वाला आंसर हो जाएगा। y अक्ष का पूछा है तो x का स्थान कितना है? 12, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल देखिए, चलिए, ये आपका एक सवाल है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये आपको कह रहा है कि बिंदु -6, -8 की कोटि। आप लोग को 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कही जाती है। x अक्ष को हम लोग भुज कहेंगे और y अक्ष को कोटि। क्या पूछा है? कोटि। y अक्ष को कोटि कहते हैं तो y ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y का वैल्यू कितना आ रहा है? -8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको भुज पूछता तो x अक्ष को भुज कहते हैं, -6 आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, नीचे एक सवाल है। नीचे क्या सवाल दे रखा है? कुछ बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सवाल थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही रहेगा। जैसे इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है कि -3, -4 आपको दे रखा है, 3, -4 ये आपका है, ठीक है। पूछता है कि बताओ कि यह किस पाद में है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक सारणी को ध्यान देना होगा, एक ग्राफ को तैयार करना होगा। सबसे पहले इस प्रकार से एक ग्राफ तैयार करना है, एक ग्राफ तैयार कर लेना है, कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका होता है x, ये आपका होता है x डैश, ये आपका होता है y, ये आपका होता है y डैश। याद रखिएगा, इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो 1 नंबर कंफर्म है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, 1 नंबर आएगा ही आएगा इस ग्राफ से।
ठीक है। और यही चीज सेम टू सेम आपको जाकर के इंटरमीडिएट में भी मैथ में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी से हम लोग इसको तैयारी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए, ये आपका जो होता है, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका जो होता है वो आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका जो होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये जो आपका होता है वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बोला जाए तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, चतुर्थांश पूछा है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश जो है, यह किस किस से मिलकर के बना है? ये जो बना है, यह देखिएगा, ये बना है आपको x और ये बना है y। x जो है पॉजिटिव, डैश के तरफ नेगेटिव, y डैश के तरफ नेगेटिव, y के तरफ पॉजिटिव। तो ये जो डब्बा बना है, पहले x तब y। निर्देशांक लिखने का तरीका होता है, पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। x क्या है? x और y का कोऑर्डिनेट, पहले x का वैल्यू कितना है? प्लस है, y का भी वैल्यू कितना है? प्लस है। याद रखिएगा, इसका अपोजिट जस्ट तीसरा होता है। आप याद रखिएगा, फर्स्ट अपोजिट थर्ड हो जाएगा। तीसरा का क्या होता है सर? जब ये प्लस प्लस है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? चलिए देखते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंट, ये जो चतुर्थांश बना हुआ है, यह x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू माइनस, ये ही दो से तो मिलकर के बना है, ये दो लाइन से मिलकर के तो बना है, x माइनस y माइनस माइनस माइनस। अब इसमें देखिएगा, तो इसमें जो x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा वह x का वैल्यू देखिएगा तो माइनस और y का वैल्यू देखिएगा तो प्लस। ये आपका हो गया सेकंड। अब ये दूसरा के उल्टा जो होता है, अपोजिट जो होता है, चौथा होता है। कैसे होता है वो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका है माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा प्लस और माइनस। कैसे सर? क्योंकि x वाला जो है प्लस है और y वाला जो है से माइनस है। अब क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये x है, ये y है। x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है। x का वैल्यू पॉजिटिव है यानी x प्लस और y माइनस, x प्लस y माइनस। कौन से चतुर्थांश में? चौथा चतुर्थांश में। कहां आपको दिख रहा है? चतुर्थ कहीं दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। तब खत्म। इस प्रकार से आपको सवाल बनाने हैं, इससे एक नंबर तय रहता है बच्चों, आएगा ही तो आएगा, इस पर कोई संदेह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी से फिर आपको एक सवाल है, देखिए दिख रहे हैं ना, फिर एक सवाल है। हम कह रहे हैं कि इससे एक दो नंबर सवाल आते हैं तो आते हैं। 2025 में पूछा गया, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है? अभी जस्ट हम बता रहे थे, द्वितीय चतुर्थांश कौन सा होता है? फिर से देख लीजिए, x डैश y डैश। द्वितीय ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये होता है फोर्थ। द्वितीय माइनस और फिर प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। माइनस और प्लस कहां है? देखिए माइनस और प्लस, ये आपका है माइनस प्लस, यही तो है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, यही तो है आपका, यही आपका है। देखिए ना, माइनस पहले है, x का वैल्यू माइनस में है, y का वैल्यू प्लस में है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपका निर्देशांक ज्यामिति से ही सवाल है। क्या कह रहा है सर? इसमें क्या कह रहा है सर? इसमें जो आपको बता रहा है, कहता है कि बिंदुओं 4, -4 और -4, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमको पूछा है मध्य बिंदु के निर्देशांक, हम निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। कैसे? बिंदु इतना और इतना, दो बिंदुएं दे रखी है,
एक का नाम होगा ए और एक का नाम होगा बी। ए का जो निर्देशांक है, ए का जो निर्देशांक है वो आपका 4 -4 दे रखा है, और बी का जो निर्देशांक है वो -4 दे रखा है। ठीक है, दो आपका बिंदु दे रखा है। ये जो हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, अगर हम P को यहां पर मध्य बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? दूरी नहीं पूछा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ये आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहेगा, कोई आसानी से बन जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, x1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। x2 का वैल्यू कितना दे रखा है? -4 दे रखा है बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। y1 का वैल्यू कितना दे रखा है? -4। y2 का वैल्यू कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? +4 दे रखा है। ठीक है, अब बटा कितना हो जाएगा? 2। ये दोनों के काटेंगे, कहानी खत्म। 4 4 कट जाएगा, 0 बटा 2 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, 0 बटा 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा सर? ये भी 0, ये भी 0। देख लीजिए 0 0 कहां है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, इस प्रकार से निर्देशांक आपको छोड़ने वाला नहीं है। बहुत आसान सा चैप्टर होता है, लेकिन समझने वाली बात होती है, कुछ फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको याद रखने की चीज है। ठीक है ना? देखिए सेम इसी फॉर्मूला में बनेगा, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यही फॉर्मूला पर आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इस फॉर्मूला पे? चलिए देख लेते हैं। यही फॉर्मूला लाएगा सर, यही फॉर्मूला लाएगा। कैसे लगेगा ये फॉर्मूला? देखिए, कहता है कि रेखाखंड AB, रेखाखंड AB, हम एक रेखाखंड ले लेंगे, एक का नाम A रहेगा, एक का नाम B रहेगा। चलिए ठीक है, कहता है AB के मध्य बिंदु 2,4 यानी 2 और 4 है। अच्छा, इसका मध्य बिंदु जो है ऑलरेडी दे रखा है 2,4, कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है कि बिंदु ए का निर्देशांक दे रखा है कितना? 5,7, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। सेम यही फॉर्मूला, मैंने बोला भी कि आपको यही फॉर्मूला लगेगा जनाब, यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए फॉर्मूला जो है आपको लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कैसे? चलिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, कितना दे रखा है? 2,4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए यहां पर आप यहां पर 3 लाइन भी दे सकते हैं, 2 लाइन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, x1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। x2 का वैल्यू कितना दे रखा है? x दे रखा है बटा 2 हो जाएगा। चलिए यहां पर आइए, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 7। y2 का वैल्यू कितना है? y बटा में कितना हो जाएगा? 2। कुछ नहीं करना है, x को x के साथ और y को y के साथ। यहां पर x कितना है? 2 बटा 1, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है? 5 + x बटा 2 है। ठीक है, ये आपका 5 + x में 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, और 2 दूनी 4, x बराबर 4 - 5, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1। अच्छा ठीक है, चलिए y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखा है, और यहाँ पर जो है 7 + y बटा 2 है, घटा में 1, यह तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 7 + y बराबर 4 दूनी 8, y बराबर 8 - 7, यानी कि y बराबर आपका हो गया, यानी x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। -1 और 1 क्या आया? एक बिंदु का निर्देशांक आया। सवाल एग्जामिनर कैसे बदलता है, कभी कभी ये 2 बिंदुएं देकर के मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो कभी कभी एक मध्य बिंदु दे रखा है, एक बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु के मान निकालने के लिए कहा। इस प्रकार से सवाल आपको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा होगा? ऑप्शन नंबर देखिए -1 और 1, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बेटा? डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी निर्देशांक से ही सवाल है। ये जो आप सवाल देख रहे हैं ना, ये निर्देशांक से ही सवाल है। कैसे सर?
निर्देशांक से सवाल है। हाँ जी, ये निर्देशांक से सवाल है। कैसे? कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के एक वृत्त ले लिया गया है, एक वृत्त ले लिया गया है, ठीक है, एक वृत्त ले लिया गया है। अब इस वृत्त में क्या कहता है? व्यास। व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर के गुजरता है, ठीक है। व्यास के सिरों के निर्देशांक, अगर एक सिरा को अगर हम a मानते हैं तो इसका निर्देशांक 10, -6 है, और दूसरा सिरा को अगर b मानते हैं तो -6, 10 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या पूछा, क्या है सर? बोलता है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र कहने का मतलब है कि मध्य बिंदु, यानी कि हमको निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, मध्य बिंदु का भी निर्देशांक का फॉर्मूला हम लोग पढ़े। क्या पढ़े सर? वही पढ़े, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है, ठीक है। मध्य बिंदु x1 का वैल्यू कितना है? 10 है, x2 का वैल्यू कितना है? -6 है, ठीक है, बटा 2। y1 का वैल्यू कितना है? -6। y2 का वैल्यू कितना है? 10 बटा कितना? 2। यहाँ पर आ जाइए, आसानी से बन रहा है। ये घटाएगा तो 4/2 आ जाएगा, ये घटेगा तो ये भी 4/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आपका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया, यानी केंद्र का जो निर्देशांक आ गया वो 2,2 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया। सवाल आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा 50 में 50 नंबर अगर आपको आ जाता है तो सब्जेक्टिव बनाइएगा, प्लस मार्किंग रहेगा, 80-90 प्लस रहेगा। ऑब्जेक्टिव सही से होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का चीज है, जहां अगर गड़बड़ाया कहानी खत्म, 1 नंबर सीधा चला जाता है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, और भी सवाल होंगे। चलिए इस 10 नंबर को सवाल को देखते हैं। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 10 और डैट है। आपका त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है, एक को a माने, एक को b माने, एक को c माने, ठीक है। तो कहता है तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। एक आपका बेटा त्रिभुज है, इसका एक बिंदु है a, दूसरा है b, तीसरा है c। a का निर्देशांक आपको दे रखा है 4,6, b का निर्देशांक आपको दे रखा है 0,4 और c का निर्देशांक दे रखा है 5,5। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग समझेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखते हैं अब इसमें क्या पूछा है? केंद्र का। बाबू केंद्र का निर्देशांक पूछा है, केंद्र को हम लोग बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? जी। और केंद्र का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्र का जो फॉर्मूला होता है, ये जो आपका होता है x1 + x2 + x3/3, ये होता है y1 + y2 + y3 और बटा में 3। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग समझिएगा। अब देखिए ये जो हो जाएगा फर्स्ट जो है x1 और y1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2 और y2, ये आपका हो जाएगा x3 और y3। 3 इनके निर्देशांक है, पहला निर्देशांक x1 y1, दूसरा निर्देशांक x2 y2 और तीसरा निर्देशांक x3 और y3। वैल्यू रख दीजिए सर, ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला का ज्ञान है तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, x1 का वैल्यू कितना है? 4 है, x2 का वैल्यू कितना है? 0, x3 का वैल्यू कितना है? 5 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना है? 6, y2 का वैल्यू कितना है? 4, y3 का वैल्यू कितना है? 5 बटा में कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत नहीं है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। 4 और 5 कितना होता है? 9 बटा कितना? 3। 6 4 10, 10 5 15 बटा कितना? 3। काट दीजिए, 3 3 आई 9, 3 5 15। आपका जो जी का जो सेंटर का जो मान आ गया, केंद्र का जो मान आ गया वो 3,5 हो गया। चलिए 3,5 आपको कहां दिखाई दे रहा है ब्रदर्स?
अब जरा एक बार देखिए 3,5 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 3,5 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अब ये ना कि 5,3 मार दिया, गड़बड़ा जाएगा। जो जिस तरीके का लिखा यहाँ पर आंसर आएगा उसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। एक्स का मान पहले और वाई का मान बाद में, एक्स वाला पहले वाई वाला बाद में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चल जल्दी तरंगा, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि यदि ए का निर्देशांक दिया है 0 1 बी एवं सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, यहां पर हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, वो वर्ग इकाई में पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकलेगा। कैसे निकलेगा आसानी से, देखते हैं। देखिएगा, एक त्रिभुज होता है जिसका ए बी सी, ये आपका हो गया सर, त्रिभुज हो गया। अब इसको में क्या है सर, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y2। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब बढ़िया से लिख देते हैं आप लोग को फॉर्मूला ताकि समझ में आए। और ये आपका लिखा गया है y2 हो गया ना, ये आपका हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ठीक है। पूरा फॉर्मूला ये आपका, ये जो आपका दे रखा है मॉडुलस है, मॉडुलस इसका काम होता है। देखिए ऐसे भी किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा तो धनात्मक होगा। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में क्या कहता है कि अगर त्रिभुज का, मान लिया जाए कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल माइनस में कभी आ जाता है तो माइनस को प्लस बनाने का काम करता है आपका मॉडुलस। ये जो आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, ए का निर्देशांक दिया है 0,1, बी का जो निर्देशांक है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, तो 0,5 दे रखा है, ठीक है। सी का निर्देशांक कितना दे रखा है, 3,4 दे रखा है। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 और y3 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए ना, आसानी से आ जाएगा। कैसे, 1/2 इंटू x1 का वैल्यू दे रखा है 0 और y2 का वैल्यू दे रखा है 5 माइनस y3 का वैल्यू आपका है 4 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 0, y3 का वैल्यू कितना दे रखा है 4, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1 प्लस x3 का वैल्यू पुट करना होगा ना। x3 का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, x3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। y1 का वैल्यू कितना दे रखा है, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा 1/2 रहने देते हैं। आप इसमें घटाइए चाहे जोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ मल्टीपल से। मल्टीपल में 0 है तो चाहे जोड़े की जितना है चाहे घटा के जितना है, 0 से गुना कीजिए तो कहानी हो जाएगा सोडा। अगर 0 से गुना करते हैं इसका कहानी हो गया सोडा, इसको 3 आएगा, लेकिन 0 से मल्टीपल करेंगे कहानी हो गया सोडा। इसको काम ही नहीं करना, जो पहले ऑलरेडी हमको ऑब्जेक्टिव पर आना सर, सब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। अब इसमें ध्यान देते हैं, 3 गुणे 5 में अगर 1 घटाएंगे तो -4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 1/2 4 हो जाएगा 12 यानी कि -12, 2 से कट जाएगा 6 यानी कि a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -6। अभी हम जस्ट बता रहे थे कि अगर
हो सकता है कि क्षेत्रफल जो त्रिभुज का है वो ऋणात्मक आ जाए। तो ये जो आपका मॉडुलस है, ये मॉडुलस कहलाता है। इसको मॉडुलस का काम ही होता है ऋणात्मक को धनात्मक बदलना। तो हम लिखेंगे 6 वर्ग इकाई। सर मॉडुलस कहां गया? मॉडुलस माइनस को लेकर के फरार हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, अब देखिए 6 कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहां पर एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और पूछता इसका मान क्या होगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आसानी से बनेंगे। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। आपको टेंशन लेने की बात नहीं, यहां पर आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। कैसे? एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर। आप देखिए कि यहां पर 4 है, कोई 2 के मिलाकर के 90 डिग्री हो रहा है क्या? हाँ जी, एक tan 10 डिग्री और एक tan 80 डिग्री। ये 0 है बेटा, 0 है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, ये दोनों मिलाकर 90 हो रहा है। दोनों के एक साथ लिखिए, लिखेंगे कि tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अच्छा, ये दोनों एक साथ जो बच गया से क्या बच गया है? tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों फॉर्मूले पे सेट होंगे। कैसे सेट होंगे? आपको हम बताए थे उस दिन भी। कैसे? कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको हो जाएगा cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा। यही फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए अब दो में से एक इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे tan थीटा जो कहते हैं छोड़ देते हैं tan थीटा। tan थीटा के मान 10 डिग्री। ठीक है, अब इसको चेंज करिए, इसको tan रहने दीजिए। अगर हम 90 डिग्री में से 10 डिग्री को घटाएंगे तो 80 तो ही बचेगा ना? हाँ बचेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनटू यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर क्या है? इसको tan 23 डिग्री रहने दीजिए और इनटू tan यहां पर रहेगा। अगर हम 90 में से 23 को घटा देते हैं तो 67 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका tan थीटा जो कहते हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot थीटा। लिखेंगे हम cot थीटा। थीटा यहाँ पर 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है इंटू tan 23 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, है ना? cot थीटा, cot थीटा। अब देखिए एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो tan थीटा, थीटा का यहाँ पर 10 डिग्री था, 10 डिग्री था। tan थीटा cot थीटा 1, tan थीटा cot थीटा 1, 1 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये टेंशन लेने की बात नहीं है। कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। और कुछ ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इस पे इसको फोकस किया जा रहा है। अब देखिए, अब ट्रिगो से सवाल नहीं, अब ज्योमेट्री से कुछ सवाल हैं, ज्यामिति से कुछ सवाल हैं। 2 क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मस्ट है, कोई नहीं रोकेगा, आएगा तो आएगा। आप याद रखिए कि 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसको कोई काटने वाला नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है। कैसे सर?
जितना आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं बच्चों, बहुत खुशी हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। हम इसी प्रकार से कर्मठशील होकर के आपके बीच में हम आते रहेंगे और मैथ की दुनिया में जितना हमसे बनेगा उतना सवाल आपको देंगे, वही सवाल देंगे जो बार बार आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए जैसे देखिए, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिख रखा है बेटा, ये इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। एक और प्रश्न है, मैं आगे दिखाऊंगा इसका विपरार्थक प्रश्न कैसे करता है। कभी कभी क्या करता है, दो समरूप त्रिभुज, ऐसे समरूप त्रिभुज, समरूप आप सिद्ध किए होंगे, ठीक है। समरूप त्रिभुज नहीं भी आपको समरूप त्रिभुज के बारे में मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। कैसे, अब देखिए यहां पर आपको दो ही तरह से सवाल पूछता है। कभी कभी जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अगर अनुपात देता है तो भुजाओं के अनुपात को पूछेगा। इसका विपरार्थक, अगर आपको भुजाओं के अनुपात को देगा तब आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। यहां पर क्या दे रखा है सर, क्षेत्रफलों का अनुपात है, ये आपका क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है, तो दे रखा है 100/144। आप टेंशन नहीं लीजिए सर, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और भुजा पूछता है बेटा, कुछ नहीं करना है, जो क्षेत्रफल देगा उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। निकाल लीजिए, 100 का 10, 144 का 12, कितना आ गया 10:12 आंसर। कहां है ऑप्शन नंबर सी। पक्का सर, एकदम गारंटी के साथ, आपको कुछ नहीं करना, बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट देखिएगा। किसका स्क्वायर है 10, 100, 10 का 10 आंसर, 12 का 10:12 आंसर। इस प्रकार से देख के आप आसानी से मार के आ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका विपरार्थक वाला सवाल किधर है सर, चलिए थोड़ा सा देखते हैं है कि नहीं है। पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद सवाल वो आपको हम दिखा के जाएंगे, ऐसे हम जाने वाले नहीं है। जब बोले हैं तो सवाल को आपको दिखाएंगे, ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल है, इसको आसानी से आप देख सकते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। कैसे, अब देखिए यहां पर कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अच्छा, सवाल ऐसे कह रहा है, कैसे कह रहा है सर, सवाल कर रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और एक वृत्त का एक केंद्र भी होता है, ठीक है, होता है। कहता है कि वृत्त को दो अलग बिंदु, मान लिया जाए कि इसका एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। आप जिधर भी ले सकते हैं, केंद्र को छोड़ा करके, उस केंद्र से नहीं होना जाना चाहिए। ओ का अगर उससे जाता रहता तो बोलता कि व्यास होता, व्यास नहीं बोला है, बोला है किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहा जाता है, जीवा कहा जाता है, जीवा कहा जाता है, ठीक है। ये प्रतिच्छेद करने का मतलब रुकेगा नहीं, इस प्रकार से पार हो, अगर रुक गया तो अलग चीजें हो जाती है, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। और इसमें है नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी हम आपको पीछे बता रहे थे दर, क्या पीछे आप बता रहे थे, यही सवाल को हम खोज रहे थे। देखिए अभी हम बता रहे थे कि जैसे इस सवाल में क्या कहता है कि दो समरूप कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जस्ट उसका विपरार्थक। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल दिया हुआ था तो हमने क्या किया था, क्या किया था, वर्गमूल निकाला था। इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। कैसे सर, देख लीजिए, 4 के स्क्वायर 16,
9 के स्क्वायर 9 नंबर 81, 9 नंबर 81। आंसर 16:81। ये दो सवाल में हमने तो सोचा कि केवल एक ही पूछेगा, लेकिन नहीं, 2025 में दोनों टाइप से पूछा है, तो हो सकता है कि 26 में दोनों पूछे। दो नहीं पूछा, एक गारंटी रहेगा, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसी प्रकार से हम लोग मिलते रहेंगे। और भी इसमें अगर कोई सवाल होगा, अभी 2025 का है, कल हम आप लोगों को 2020 का सवाल लेकर के आएंगे कि 2020 में किस प्रकार से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा था, और उस सवाल को हम लोग कल फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें, इतना प्यार देते हैं, बहुत खुशी होती है, हौसला मिलता है आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब को देख करके। कमेंट भी कीजिए, जो आवश्यकता रहे कमेंट कीजिए, हम वो चीज को लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।